संदीप चौधरी, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल। और आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति की। अब आप कहेंगे राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? कोरोना का संक्रमण तो 8.5 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है। अब तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके परिवार वाले तमाम लोग भी संक्रमण की चपेट में आ गए और आप बात कर रहे हैं राजनीति की। दरअसल यही हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई भी विपदा हो, कोई भी आपदा हो, कोई संक्रमण हो, कोई परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, हम हर जगह राजनीति खोज लेते हैं। राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन करने लगते हैं। यह हमारी देश की सबसे बड़ी दिक्कत है, यह विपदा भी है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? कोरोना के बारे में चर्चा आप देखिए, कितने दिनों बाद कोरोना की बात हो रही है। नहीं तो लग रहा था कर्व भी फ्लैटन हो गया, वो 18 मई की बात कहते रह गए, वीके पॉल। अब लगा नहीं, जुलाई में तो कोई संक्रमण है नहीं, अनलॉक में हैं हम और उसकी जरूरत भी है देश को। लेकिन आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा था, हम तीसरे नंबर के देश हो गए, उस पर निगाहें किसी की इतनी टिकी नहीं थी। वैक्सीन के दावे किए जा रहे थे, वैक्सीन बना ली, 15 तारीख की डेडलाइन की भी बात की गई। फिर बाद में कहा गया नहीं, लाल फीताशाही को रोकने के लिए, रेड टेपिज्म काटने के लिए हमने ऐसी डेडलाइन रखी थी, उसमें हमारा मखौल भी उड़ा। अब बताया जा रहा है CSIR अब कह रहा है, ICMR नहीं, कि नहीं 2021 से पहले वैक्सीन नहीं बनेगा। लेकिन लग ऐसा रहा था कि नहीं, काबू में कर लिया कोरोना को। अब कोरोना बड़ी समस्या नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि राजनीति हावी रहती है इसमें। हम भी, पत्रकार भी, चौथा खंबा, तथाकथित चौथा खंबा भी उतना ही जिम्मेदार है। 10 दिन तक तो हम विकास दुबे की ही बात करते रहे, चीन ने घुसपैठ की नहीं की, उस पर पूरा फोकस चला गया। कोरोना कहीं बैकग्राउंड में चला गया, हाशिए पर चला गया। और इस बीच अब खबर क्या है? सरकार बनाने गिराने का खेल शुरू हो गया है। खबर आ रही है राजस्थान से, कल वहां पर 2 बीजेपी नेताओं को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है पुलिस का, SOG, उन्होंने FIR भी दर्ज कर लिया। इन दोनों नेताओं को, अशोक सिंह और भरत मलानी को, हिरासत में ले लिया गया है। दावा यह किया जा रहा है, दावा कि 25 से 30 करोड़ रुपए देकर MLA खरीदने की कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी है। यह बात और है कि ऑपरेशन चलना था या चलाना था तो राज्यसभा के भी चुनाव हुए, वहां पर खरीद फरोख्त होती, फिर 2 उम्मीदवार कांग्रेस के राज्यसभा में ना जा पाते। और इस FIR में जिक्र है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का भी, कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहेंगे। बातचीत हो रही है, 20 विधायक 24 विधायक साथ आ सकते हैं। अब कांग्रेस कह रही है, उनके प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि नहीं, SOG की जांच में सबको जुड़ना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री भी जाएं और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जाएं। तो यहां पर सत्ता का खेल शुरू है। कांग्रेस ये देखने को तैयार नहीं। इसका एक और पहलू ये है, आपके घर में सेंधमारी क्यों होती है? आप ही के लोग छोड़कर जाने को तैयार क्यों होते हैं? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ये संक्रमण काल भी चल रहा है। उस संक्रमण काल पर निगाहें किसी की नहीं, सत्ता पर निगाहें जरूर सबकी हैं। बयान सुनिए। बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, VC करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने VC करी है। और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। तो ये कहना चाहिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो शुद्ध रूप से अशोक गहलोत जी को खुद को खतरा लग रहा है
अंदरूनी बहुत सीनियर लोग नाराज है। रोज एक सुगुफा छोड़ेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, बोर्ड नियमों का विस्तार कर रहे हैं। अरे आपको इतना समय हो गया, कर क्यों नहीं रहे हो? करना है तो। लेकिन ये उनकी आपसी फूट है, उनके खिलाफ जबरदस्त उनके अंदरूनी वायुमंडल है। मेरा उनसे यही कहना है कि वो अपने घर को संभाले। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, जनता बड़ी है या सत्ता? और इस संकट काल में भी सिर्फ राजनीति होगी? चर्चा में मेरे साथ, और क्योंकि ये संडे स्पेशल है, सिर्फ दो खास मेहमान, कोई पैनल नहीं, सीधा फेस ऑफ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच। तो संबित, जब मैं ये सवाल पूछता हूं, गलत तो नहीं पूछ रहा हूं, संकट काल में भी राजनीति होगी? वो जो मराठी भाषा में कहते हैं ना, राजनीति चालू आहे। तो क्यों चालू आहे? मैं तो बोल रहा हूं कोरोना पे डिस्कशन होना चाहिए और हम तैयार हैं कोरोना पे डिस्कशन करने के लिए। चूंकि आपने कहा कि चौथा खंबा आज राजनीति पे डिस्कशन करना चाहती है, ये लोकतंत्र है, आपने हमें इनवाइट किया है, हम उस पर डिबेट करेंगे। और डिबेट क्यों हो रहा है? देखिए, दाद खाद खुजली जिसको हो रखा है वो पूरी दुनिया को गाली दे रहा है। तीनों बीमारी कांग्रेस को हो रखी है, परिवारवाद, जातिवाद, महत्वाकांक्षावाद, सब कुछ वही हो रखा है और वो गाली भाजपा को दे रहे हैं। पायलट और को पायलट आपस में लड़ रहे हैं, प्लेन भी उनकी, पायलट भी उनका, को पायलट भी उनका, यात्री भी उनके, और गाली हम खाएं। क्यों हम गाली खाएं? आप बताइए, इसमें हमारा रोल क्या है? सचिन पायलट अगर कुछ विधायकों को लेकर दिल्ली आ गए हैं, अनबन की स्थिति अगर कांग्रेस के अंदर में है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, हमारे बड़े भाई सुधांशु जी कहीं बहुत अच्छी तरीके से एक विषय को रख रहे थे कि एक फूल दो माली, ठीक उसी के तर्ज पे एक प्लेन दो पायलट की स्थिति आज कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। तो उस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? उसके लिए हम जिम्मेदार हैं नहीं, क्या? ऑपरेशन लोटस नहीं चल रहा है क्या? ऑपरेशन लोटस के तहत ही आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी ना। 22 विधायक आपके खेमे में आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए। अब ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल रहा है। अब राजस्थान की बारी, मॉनसून वहां पहुंच गया है। देखिए, जिसका ऑपरेशन होना चाहिए वो पेशेंट ऑपरेशन करवा नहीं रहा है। कांग्रेस नामक पेशेंट का अब ऑपरेशन होना चाहिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, और उस ऑपरेशन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना चाहिए। आप समझ गए कौन सा ऑर्गन मैं बता रहा हूं? उस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होना चाहिए। जब तक वो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, पेशेंट इज गोइंग टू बी डेड। अब वो पेशेंट ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है, आप डांट हमें रहे हैं। आप बताइए, अगर इनके लोग बिक जा रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं भैया? आप जाके मंडी में क्यों बैठे हैं बिकने के लिए? आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप दाम क्यों लगा रहे हैं? आप बोली क्यों लगा रहे हैं? अरे हमने कहा बोली लगाया? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं ना। अशोक सिंह भरत मलानी की 25 से 30 करोड़ रुपए की, पहले 10 करोड़ ले लो, 15-20 करोड़ बाद में ले लो, हमारे साथ आ जाओ। यही तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के बिना पर एफआईआर दर्ज की गई है ना संबित। देखिए, एफआईआर तो सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ भी दर्ज किया हुआ। हाँ, ये मैंने कहा, ये ओपनिंग कमेंट्स में कहा। वो सवाल मैं पूछूंगा अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम से। लेकिन 25 करोड़ मतलब दिए जा रहे हैं ना। 25 करोड़ आपने भी उसका उत्तर भी खुद दिया था। अगर 25 करोड़ दिए जाते तो राज्यसभा की जो नतीजे होते, अभी चंद दिनों पहले, महीने भी नहीं गुजरे हैं, चंद दिनों पहले, हफ्ता गुजरा है, एक हफ्ते पहले जो राज्यसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें भी फेरबदल हो जाता। अभी खाली पिल्ली 25 करोड़ क्यों देगा कोई? देखिए, ये 25 करोड़ 20 करोड़ की बात नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस समाप्त हो रही है। और मैं नहीं कह रहा तो आप तोड़ रहे हैं ना, अपने आप टूट रही है कि आप तोड़ रहे हैं? नहीं, हमें तोड़ने की जरूरत क्या है? नहीं तोड़ी ना, मध्य प्रदेश में तोड़ी। देखिए संदीप भाई, आप कपिल सिब्बल जी के ट्वीट को दिखाइए। जो खुद टूट के बिखर गया है उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? जो सो के जग नहीं रहा है उसको सुलाने की क्या जरूरत है? कपिल सिब्बल तो बीजेपी में नहीं है, खैर अभी तो नहीं है। कपिल सिब्बल जी खुद कह रहे हैं कि कब जगेगी पार्टी, जब सारे घोड़े चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं परिस्थिति क्या है, और इसमें कोई लारा लप्पा नहीं है, मैं इसको कोई विशेष नहीं बनाना चाहता हूं, मगर हकीकत यह है कि मुंगेरी लाल को घोड़ा बनाने के चक्कर में सारे घोड़े अस्तबल से खाली हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, और कुछ नहीं हो रहा है। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी जानता हूं, घोड़ों की कृष्णन भी जानते हैं। घोड़ों की मंडी लगी हुई है ना, विधायक सारे घोड़े हो गए हैं, बोली लग रही है। नहीं, मंडी नहीं लगी है। आप घोड़े को खुला छोड़ दीजिए, अस्तबल से बाहर निकाल दीजिए, वो भाग जाएंगे। उनकी जहां मर्जी है वो चले जाएंगे। वो किसके पास जाएंगे वो उनकी इच्छा है।
मगर मुंगेरी लाल को घोड़ा बनाने के चक्कर में बाकी घोड़ों का केयर नहीं हो रहा है, दाना पानी घोड़ों को नहीं डाला जा रहा है, घोड़ों को घोड़ों की तरह रखा नहीं जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुना के समाप्त करता हूं। आप याद करिए, ये पूरा प्रकरण पहले कहां शुरू हुआ? ये पूरा प्रकरण पहले शुरू हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम हेमंत बिश्व शर्मा है और आज हमारे पार्टी के कद्दावर नेता है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेताज में से एक है। उनको किस प्रकार से साइडलाइन किया गया, वो कितने 10 महीनों से अधिक समय तक राहुल गांधी से तनिक समय मांगते रहे, समय नहीं मिला, आखिरकार समय मिला तो वो बैठ के मुंह देखते रहे राहुल गांधी जी का, और राहुल गांधी जी पिद्दी को बिस्कुट खिलाते रहे, और उसके बाद ये गाथा चालू हुई है। देखिए, अहंकार का एक दिन अंत होता है। परिवारवाद जिस अहंकार से घिरा हुआ है उसका अंत एक ना एक दिन तो होना है। जब रावण का अंत हुआ है वहां भी तो वही था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो ये संसार का नियम है साहब। तो जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, संबित अशोक गहलोत कह रहे हैं हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम वीसी, उन्होंने वीसी कहा, कुछ दर्शक नहीं समझ पाए होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि मैं हर जिले की स्थिति का आकलन कर रहा हूं, कोरोना से यहां लड़ना है, बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई है, सरकार गिराने में। सत्ता जरूरी है कि आम जनता की दिक्कतें जरूरी हैं? सवाल तो ये है। तो अशोक गहलोत जी का कहना है कि हमने सचिन पायलट जी को खरीद लिया है। अशोक गहलोत जी का यह कहना है कि हमने उनको लोह दिया है। सचिन पायलट उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। अगर गहलोत जी को ऐसा लगता है तो तुरंत एक स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। क्यों नहीं लगेगा? ज्योतिरादित्य को भी तो खरीद ही लिया ना। आपको लगता है उनको खरीदा गया है? क्या किया गया बताइए मुझे। तो यशवंत सिन्हा जब हमारे पार्टी छोड़ के गए तो आपको लगता है यशवंत सिन्हा जी बिके थे? जब अरुण पुरी हमारे पार्टी से छोड़ के चले गए दूसरी तरफ, वो छोड़ कर गए, किसी पार्टी में नहीं गए, और उसके बाद राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया, और उनके सारे मंत्रियों को, उनके सारे उम्मीदवारों को मंत्री नहीं बनाया गया। मतलब चुनाव अभी वो एमएलए नहीं है, मंत्री है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं। सटीक जवाब देता हूं। चलिए मैं सटीक जवाब देता हूं संदीप भाई। नवजोत सिंह सिद्धू कितने में बिके थे? वो तो गए, मंत्री भी बने वहां पे। कितने में खरीदी थी कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को? देखिए, राजनीति में जो भी नेता आता है उसका कुछ महत्वाकांक्षा होता है, वो लीडरशिप चाहता है, वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो टैलेंट के बल पे आगे अपने आप परफॉर्म करना चाहता है। उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और कोई भी नाव अगर डूब रही होती है तो नेता छोड़ के उस नाव को दूसरी जगह जाने का प्रयास करते हैं। हाँ, मतलब रेवड़ी दिखा दी जाए, रेवड़ी बांट दी जाए, वो चला जाएगा, नाव बदल लेगा। कोई रेवड़ी नहीं बांट रहा। मैंने आपको उदाहरण दिया, नवजोत सिंह सिद्धू को कितने पैसे में कांग्रेस ने खरीदा था? कांग्रेस बोर्ड ने कोई पैसे नहीं दिए थे। यशवंत सिंह सिन्हा को कितने पैसे में खरीदा था? कोई पैसे नहीं दिए। देखिए, वो अपने भविष्य के हिसाब से, अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से गए। और हमने तो नहीं कहा है कि सचिन पायलट हमारे पार्टी में आ गए हैं। देखिए, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में क्या चल रहा है, ये उनके, मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए, आपको याद होगा जब ये सरकार बनी थी राजस्थान में, जिस दिन ये सरकार बनी थी, जब ये घोषणा होने वाली थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, सड़कों पर क्या परिदृश्य था उस दिन राजस्थान के? एक गुट का एक जगह जाम लगा हुआ था, दूसरी गुट दूसरी जगह तोड़फोड़ कर रही थी। यहाँ पर 10 जनपद में मीटिंग हो रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अंततोगत्वा तोड़फोड़ के बावजूद अशोक गहलोत को मंत्री बनाया गया। और क्यों बनाया गया मैं भी ये बोल देता हूँ टीवी पे। अशोक गहलोत जी के पास बीकानेर के फाइल्स हैं, लैंड स्कैम के फाइल है रॉबर्ट वाड्रा को। अशोक गहलोत को हिलाया नहीं जा सकता, वरना अशोक गहलोत इस फाइल को सार्वजनिक कर देंगे। ये धमकी उन्होंने दी हुई है। हमारे पास भी सोर्सेज है, जैसे आपके सोर्सेज हमें भी मालूम पड़ता है। और ये लड़ाई उस वहां पे आके अटकी हुई है। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आचार्य जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी एक शेर के साथ में अपने विषय को समाप्त कर देता हूं। देखिए, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है। फल नहीं आएंगे अब, फल नहीं आएंगे अब। साखों पे बम उगेंगे, साखों पे बम उगेंगे। ये राहत इंदौरी ने कहा है, और बिल्कुल सही है। आपने तो धुआं बोया था जिस दिन सरकार बनी थी, उसी दिन आपने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में धुआं बोया था। लगता है अब आम के फल लगेंगे उसमें। बोया पेड़ बबूर का, तो अब क्यों रो रहे हैं? भ्रष्टाचार की बातों में मैं आऊंगा। अभी वसुंधरा राजे के भी कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ललित मोदी कैसे गए, किसके करीबी थे, किसके सबसे बड़े सलाहकार थे, अब उन चीजों को मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूं। पर कांग्रेस से अब सवाल मेरा सीधा ये होगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, घर में दिक्कत आपकी, लोग आपके छोड़कर जाते हैं, जाने को तैयार बैठे हैं, तो दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हो? अपने घर को क्यों नहीं संभालते, सहेजते? देखिए संदीप चौधरी जी, मैं भाजपा के विद्वान प्रवक्ता को बड़ी शालीनता से, बड़े संयम से सुन रहा था। मुझे
उम्मीद है कि आप मुझे भी समय देंगे। अब सवाल उठता है, आपके सवाल पर जो वो जवाब दे रहे थे तो उसी में सब चीजें छुपी हैं। ये विषय इतना गंभीर आपने आज उठाया है। ये अभी आपने कहा कि वो ये इन्होंने संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी नहीं टूट रही है, इस देश के लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र में जो विश्वास होता है जनता का, उसको तोड़ा जा रहा है। ये सिलसिला आज राजस्थान से नहीं शुरू हुआ है, ये सिलसिला गोवा से शुरू हुआ है। कांग्रेस के एमएलए जीत कर आए 18, बीजेपी जीती 13 और सरकार किसकी बनाई? बीजेपी की। क्या 13 ज्यादा होते हैं या 18? गवर्नर ने सबसे बड़े दल को इनवाइट करने का भी इनविटेशन देने का भी उन्होंने जहमत गवारा नहीं की। दूसरा विषय आता है कर्नाटक, इन्होंने गेम किया। तीसरा विषय आता महाराष्ट्र, अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई। किसने दी? अजीत पवार जब तक कांग्रेस में थे तो वो महाभ्रष्ट थे, महाबदनाम थे, करप्शन में डूबे हुए थे, हैं, मक्कार थे जनता के। उसके बाद जब आपके साथ आ गए तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में गवर्नर उनको ओथ कराता है। वो तो महाराष्ट्र के लोग जागृत हो गए, मीडिया जागृत हुआ, वरना इन्होंने तो महाराष्ट्र में जो घोर पाप किया था गवर्नर को और उसमें शामिल करके, तो संबित पात्रा इतिहास इसका भी आपसे जवाब लेगा। तीसरी बात अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, संबित पात्रा जी और संदीप चौधरी जी, आपको याद होगा जिस समय मध्य प्रदेश में गेम किया जा रहा था, जिसे आपने ऑपरेशन लोटस का नाम दिया, आपने आज भी जिक्र किया उसका, उस समय कम से कम 1 महीना तक लगातार पॉलिटिकल डिबेट हुई टेलीविजन चैनल पर, और संबित पात्रा जी ने 10 से ज्यादा डिबेट्स में ये खुलेआम कहा कि साहब मध्य प्रदेश से हमारा कोई लेना देना नहीं। बेंगलोर में जब एमएलए पहुंचे तो सवाल उठा कि ये हवाई जहाज किसने प्रोवाइड किया, ये होटलों के बिल कौन भर रहा है? आप मूल सवाल से भटक गए बीजेपी का हर आचार्य प्रमोद कृष्णम। ये सारी बातें मैं लेकर आऊंगा। मूल सवाल से भटक गए। आप ही के कांग्रेस के ही विधायक पाला बदलने को तैयार क्यों होते हैं? बड़े बड़े नेता क्यों जाते हैं? आज पूर्वोत्तर भारत पर बीजेपी ने कब्जा किया, उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका है। सही कह रहे हैं संबित। वो किस पार्टी में था पहले? ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों जाना पड़ा बीजेपी? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आप अपने घर की बात बताइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। आपका कारवां क्यों लुटा, ये बताइए। मैं जवाब दूंगा। संबित पात्रा जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान जो परिदृश्य है, राजनीति का जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें जो इनका रोल है वो इस तरह का है कि पानी में आग लगाए जमा लो दूर खड़ी। ठीक है, अब क्या मैं संबित पात्रा जी मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? क्या ये वही भाजपा है जो एक वोट कम होने पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में ये कह दिया था मैं सरकार नहीं बनाना चाहता? क्या ये वही भाजपा जो राजनीतिक चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी? क्या ये वही भाजपा? आप मूल सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे। क्या ये वही? आपके घर में दिक्कत क्यों होती है ये तो पूछा जाएगा अभी संबित से। आप पहले अपने घर का हाल बयां कीजिए। आप ही के घर में सेंधमारी क्यों हो रही है? बीजेपी में सेंधमारी क्यों नहीं होती, ये बताइए ना। करेक्ट। देखिए, अभी संबित पात्रा कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा जी गए, अरुण शौरी जी गए। भाई, एक व्यक्ति का जाना अलग बात है, लेकिन जब जनता किसी को अपना वोट देकर, अपना यकीन देकर उसको विधायक बनाती है, और उस विधायक वो जो बनता है वो किसी पार्टी के झंडे पे बनता है, किसी पार्टी के निशान पे बनता है, तो वो व्यक्ति अपना किसी भी दल में विलय करे वो चलता है। लेकिन जब जनता के द्वारा दिए गए समर्थन से जीतकर विधायक बनता है और वो गोल बना करके जाते हैं और सरकार गिराने की बात होती है, तो उसमें धन इन्वॉल्व होता है, सत्ता इन्वॉल्व होती है। मध्य प्रदेश के अंदर 25-25, 30-30 करोड़ रुपया दिया गया कि विधायक को 1 से 2, 2 से 4, 5, 5वीं बार सवाल पूछ रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आप ही के विधायक क्यों छोड़ते हैं? उस सवाल का जवाब दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए। सीधा सवाल है, आपके घर में सेंधमारी कैसे होती है और कहीं क्यों नहीं होती? देखिए, सेंधमारी सबके घरों में होती है। जब डकैत बैठे होते हैं, ये चोर थोड़ी है, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, ये तो डाका डाल रहे हैं। इन डकैतों से कहां तक निपटा जाएगा? अगर कोई डाका डालने के लिए खड़ा ही हो जाए तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब रोज डाका डालने की कोशिश करेगा तो घर तो लूट लिया जाएगा। इसमें लोग कहां तक बचेंगे? मैं संबित पात्रा जी से अच्छा, इतनी निरीह है, इतनी निरीह हो गई है, रीढ़ विहीन हो गई है, मरणासन हो गई है कांग्रेस। संबित जी, हाँ बोलिए।
तो संदीप चौधरी जी मुझे 10 सेकंड दे दो, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। संदीप चौधरी जी, मैं संबित पात्रा से कहना चाहता हूं, इतने हजारों करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत क्या है? एक अध्यादेश लाइए, राष्ट्रपति शासन कर दीजिएगा, राजस्थान सरकार गिराइए, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पूरे देश के जहां जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उन्हें गिरा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। संबित रिस्पॉन्ड कीजिए, सवाल मैं जोड़ रहा हूं साथ में। 1 मिनट आचार्य प्रमोद कृष्णन, इन सारे आरोपों पर 1 मिनट, इन सारे आरोपों पर वो पैसा कोविड के अस्पताल बनाने में खर्च कर दो। 1 मिनट, सारे आरोपों के जवाब मैं लूंगा। संबित साथ में मैं सवाल ये जोड़ रहा हूं, जनता बड़ी है कि सत्ता बड़ी है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, जनता बड़ी है। और मैं कोई चिल्ला के भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं जनता उसे समझ भी रही है, और जनता सब जानती है। अभी बोला गया हम डाका डाल रहे हैं, हम डाका क्यों डालेंगे? वो भी डाकुओं के घर में डाका, कोई डाकुओं के घर में कोई डाका नहीं डाल सकता है। डाकू निकल निकल के भाग रहे हैं हर जगह। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, यहां कहा गया लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक ऑर्डिनेंस ले आना चाहिए। देखिए, एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए कि जो ऑपोजिशन है, इस बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए लोकतंत्र में, मगर लोकतंत्र में एक मजबूत ऑपोजिशन हो। क्या ये ऑर्डिनेंस लाके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी का काम है कि हम अपोजिशन भी स्ट्रांग बनाएंगे? कि अच्छा लीडर अपोजिशन में हो, अपोजिशन का चरित्र कैसा होना चाहिए, वहां स्ट्रांग लीडरशिप बने, बहुत स्ट्रांग अपोजिशन हो, उनकी सरकारें अच्छे से चले बाकी राज्यों में। ये काम भी हमारा है, ये भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ये क्या करेंगे बताइए? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा गोवा में इनकी सरकार कैसे बन गई? अरे गोवा में सरकार बनाने के लिए दिग्विजय जी को भेजा था। दिग्विजय जी बीच में मछली खा रहे थे, उसी समय सरकार बन गई। आप जाके वहां जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम नहीं करके बीच में मछली खाएंगे तो सरकार तो बन ही जाएगी। तीसरी बात, आपने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अभी नहीं, बीच में 1 मिनट संबित, आपने मछली की बात की ना, मछली पकड़ने के लिए दाना भी डालना होता है ना, वो मछली खाते रहे, आपने मछली को दाना डाल दिया। ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूं। नहीं, सारे इनके मछली दानाओं के लिए बेचैन क्यों है? मतलब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारी पार्टी कहां से आई है? 2 सांसदों से यहां तक आई है। हमारे तो किसी ने ऐसे 30-30 करोड़ लेके किसी समय भी पार्टी टूटी नहीं है। आज तक इतिहास में कभी आपने सुना है कि भाजपा की पार्टी 2 खंड में टूट गई? किसी ने 30-30 करोड़ ले लिया है? एक आदमी हमारा आज तक इतने बड़े इतिहास में 80 में बीजेपी बनी है, उससे पहले जनसंघ था, जनसंघ के जमाने से आज तक आपने सुना है कि कभी 2 खंड में बीजेपी टूट गई क्योंकि किसी ने 30 करोड़ ले लिया, कांग्रेस ने 20 करोड़ दे दिया और हम टूट गए? हम क्यों नहीं? ये जो मछली हमारे हैं, ये दाना क्यों नहीं चुगते हैं? सारी मछली इन्हीं के दाना क्यों चुगते हैं? क्यों यही बिकाऊ बने रहते हैं? हम क्यों नहीं बिकते हैं? किसी राज्य में आपने सुना है कि 2 खंड में बीजेपी टूट के इनके पास मिल गई? हम तो इतने वर्ष सत्ता से बाहर रहे, इतने वर्ष ऑपोजिशन में। पर जनता जिसे चुनती है, जनता जिसे चुनती है, आप महाराष्ट्र का जब उदाहरण देते हैं, देखिए वहां भी डाका पड़ा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पहला हक आपका होना चाहिए था, जो हुआ वो पूरा देश जानता है। पर आप गोवा की बात हो, मध्य प्रदेश में सीधे सरकार किसी और की बनी, आपने बनाई ना, वो बनी कैसे? संदीप जी, हाँ। देखिए, आपको समझना होगा मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ आप जानते हैं। आप यू आर एन एएस रिपोर्टर, आप बहुत दमदार पत्रकार हैं और आप अंदर की बातें भले टीवी में बताएं ना बताएं, क्योंकि आप लोगों की एक मर्यादा होती है, आप लोग जानते हैं। मैं आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 2-3 परिवारों के बीच में, मतलब 2 तो परिवार थे, उसमें 2 परिवार मिल गए। एक आपके दिग्विजय सिंह जी का परिवार, पिता पुत्र, और वहां पर आपने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का परिवार। 2 गुटों के बीच में जो एक समझौता हुआ, उसके कारण सिंधिया जी को दरकिनार किया गया, सिस्टमैटिकली किया गया। ये बीजेपी की लड़ाई नहीं थी। और राजस्थान में भी जिस प्रकार से हो रहा है, पिता पुत्र मिलकर जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। और सेंटर में भी एक परिवार उनका बैठा हुआ है। ये परिवारवाद की लड़ाई उनके यहाँ चल रही है, ये हमारा विषय नहीं, इस परिवारवाद, ठीक है, आप ये एक परिवारवाद का राग अलापते हैं। मुझे ये बताइए, देश में, मैं कोरोना पर फिर से लौट रहा हूं संबित, हाँ, 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई। 23 मार्च को क्या हो रहा था, मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूं। 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। हाँ। मेरा सवाल यह है, जब मैं कहता हूं जनता बड़ी है कि सत्ता, मतलब सत्ता, सरकार बनाना इतना जरूरी है अभी, और देश की दिक्कतें, जनता की दिक्कतों पर फोकस करने की जरूरत नहीं। सत्ता आती रहे, कोरोना चलता रहेगा, अब तो आदत पड़ गई सबको। ऐसा नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है? कल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पार्लियामेंट क्यों नहीं कन्वीन किया जा रहा है। और अभी हमें मेघवाल जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट कन्वीन होना चाहिए, हम कन्वीन करेंगे, ये हमारा दायित्व है।
तो अगर पार्लियामेंट कन्वीन होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस राज्य में सरकार अस्थिर है या गिरी हुई है या सरकार नहीं है, उस राज्य में सरकार बनना चाहिए ताकि एक सुचारू रूप से कोरोना के खिलाफ वह सरकार युद्ध लड़ेगी। सरकार नहीं होने की परिस्थिति बहुत खराब होती है। आप भी जानते हैं ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं संवेद, शपथ ग्रहण हुआ 23 मार्च को और इकलौते मुख्यमंत्री पूरे सूबे को चलाते रहे। जो 5 मंत्री बनाए गए कितने दिन बाद बनाए गए, और अब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने में कितना टाइम लग रहा है? 4 महीने बीत गए ये काम सब में, लगभग 4 महीने। संदीप भाई, मुझे लगता है हम बहुत बड़ा डिबेट कर रहे हैं, 1 घंटे का समय है, मगर मैं आपको नटशेल में सिर्फ 20 सेकंड में बता देता हूं क्या है। देखिए, कांग्रेस में जिस आदमी को रिसोर्ट में होना चाहिए, रिसोर्ट होटल या रिसोर्ट में होना चाहिए, मजे करना चाहिए, वो मुंगेरी लाल बन के बैठा हुआ है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है और बाकी लोग रिसोर्ट में बैठे हुए हैं। जब वो आदमी जो सेंटर में बैठ के सोच रहा है कि वो पीएम बन सकता है, वो रिसोर्ट चला जाएगा जहां के लिए वो बना हुआ है, तो बाकी लोग रिसोर्ट से बाहर रहेंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए। सारी लड़ाई वहां की है, इसमें भाजपा को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस को लीडरशिप, मार्गदर्शन, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है आपकी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पर जनता की चुनी सरकार में भी खेल करना वो कितना जरूरी है, मैं आपसे पूछ रहा था। एक मिनट, हम सचिन पायलट को हमने खेल करवा दिया ना, प्रमोद कृष्णम से मैं पूछ रहा हूं ना, 1 मिनट। प्रमोद कृष्णम, जो ये परिवारवाद हावी है, जो संबित पात्रा सीधा आरोप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी कहा और राजस्थान भी, कि भाई झगड़ा इस बात पर चला कि प्रदेश अध्यक्ष 2013 से एड़ियां घिसा रहे थे सचिन पायलट, सरकार आपकी बनवाई, मुख्यमंत्री पद दे दिया गया अशोक गहलोत को, फिर उनके बेटे को चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का, वो हार गए, वो अलग बात है। वहां बाप बेटा, इधर परिवार कि ये परिवारवाद के चारों तरफ घूम रही है, तो युवा खुद को वहां पर असहज महसूस कर रहे हैं, क्लोस्ट्रोफोबिक हो रहे हैं। इसलिए ज्योतिरादित्य ने छोड़ा, वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि जो सचिन पायलट के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अभी ट्वीट आया है कुछ देर पहले। संदीप चौधरी जी, कांग्रेस में तो युवा और तमाम नेता अपना दम घुट रहा है, उनका ऐसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें घुटन हो रही है। और भाजपा के अंदर क्या हो रहा? भाजपा के अंदर बड़ा आराम से वेंटिलेटर लगे हुए हैं सांस लेने को। मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या हो रहा है, अडवाणी जी के साथ क्या हो रहा है, और जहां तक अभी संबित पात्रा जी बड़ी गंभीरता से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर उसका गुट ये है, इसका गुट ये है, सचिन पायलट का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का घराना। अरे भाई एक बात बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में अपमान हो रहा था? कांग्रेस की कौन सी बॉडी है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे? वर्किंग कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो सबसे ट्रस्टेड आदमी हमेशा दाहिने में खड़े रहते थे राहुल गांधी के, वो छोड़कर चले गए, तो दिक्कत आप में है ना, बात वहीं घूम कर आ गई। नहीं संदीप जी बात तो सुनिए। हाँ। संदीप जी बात तो सुनिए। चलिए पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लग करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने क्या कांग्रेस को वोट नहीं दिया था? क्या शिवराज सिंह के शासन और बीजेपी के खिलाफ जनमत मैंडेट नहीं दिया था? तो क्या उस जनता की भावनाओं का अपमान करना, उसको खरीद लिया गया, कुछ एमएलए को खरीदा गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले जाते आप। पार्टी किसने तोड़ी, सरकार किसने गिराई, सरकार का गिराने का इंटरेस्ट किसका था? अगर आप इतने ही ईमानदार हो तो सबके सामने कहो कि हाँ हमने डंके की चोट पे सरकार गिराई। लेकिन आप 1 महीना तक लगातार कहते रहे। संदीप चौधरी कम से कम 5 शो आपने किए होंगे, बल्कि ज्यादा शो किए होंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने, मुझे याद है शाहनवाज हुसैन, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, सबने ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपने आप गिरे आचार्य प्रमोद लेना देना हो जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, एक मिनट, आज आप सचिन पायलट, ये देखिए, जब अपने पर गुजरती है तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूं। आजकल इतिहास में बहुत लोग जाते हैं, मैं पॉइंटेड एक वाक्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। देश में पहली जनता द्वारा चुनी गई एक लोकप्रिय सरकार किसने गिराई थी? कौन से सन में? याद है ना आपको? आचार्य प्रमोद कृष्णम, केरला का जिक्र कर रहा हूं मैं। 1959, 1957 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी थी, एक पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार गिरी, और कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? आज जूता आपको दर्द कर रहा है तो आप आह आह उफ उफ कर रहे हैं। ये तो संस्कृति का हिस्सा बन गया है ना देश में।
संदीप जी बड़ी अच्छी आपने याद दिलाई, लेकिन मुझे आप बताइए जो सरकार गिरा करके, सरकार इसलिए गिराई कि सरकार बनानी थी। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद 4 सरकारों को गिराया गया था, तो वो दूसरा कारण था, वहां सरकार बनाने का कारण नहीं था। यहाँ ये है कि अपनी सरकार बनाई जाए और दूसरे की गिराई जाए, छल से फरेब से। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो सम्मान कांग्रेस में हासिल था, वो इनको ये जब दे देंगे तब और 6 महीना रुक जाइए, हम बात करेंगे। जहां तक सवाल राजस्थान का, मुझे पूरा विश्वास है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सचिन पायलट में जमीन आसमान का अंतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज ग्वालियर के घराने में पैदा हुए, सचिन पायलट एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट एक गरीब किसान के घर में पैदा होकर के दिल्ली तक का सफर किया। गलत उदाहरण दे रहे हैं, नहीं करेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है। मतलब गरीब परिवार का बेटा पार्टी नहीं छोड़ेगा, एंटाइटल लोग छोड़ देंगे, पर तो बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाएगी कांग्रेस में कांग्रेस को छोड़ने वालों की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। मुझे पूरा यकीन है सचिन पायलट किसी भी कीमत पर भाजपा में नहीं जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। इनके डोरे ये कितने डाल लें, कितना चूका डाल लें, 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ में सचिन पायलट बिकने वाले नहीं है। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गरीब परिवार में जो पैदा होते हैं बिकते नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पृष्ठभूमि दोनों अलग है। सचिन पायलट जमीन के नेता हैं, सचिन पायलट संघर्ष से आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संघर्ष से नहीं आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने से आए हैं। ये दोनों में अंतर है। मुझे पूरा विश्वास है सचिन पायलट कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। अंदरूनी झगड़े की बात, ग्रेवांसेस की बात मैं मान सकता हूं, कुछ ना कुछ ग्रेवांसेस हैं, कुछ ना कुछ शिकायतें हैं। कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि बैठा करके बात की जाए, लेकिन ये कह देना सचिन पायलट से तो मिल लेंगे ना राहुल गांधी, सचिन पायलट से तो राहुल गांधी मिल लेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी नहीं मिले थे। सचिन पायलट से तो मिल लेंगे, वो इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। ये तो राहुल गांधी जी से पूछो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये सवाल तो राहुल गांधी जी से पूछिए, वो जवाब देंगे, मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूं। पर संवेद, मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए, संवेद, मैं तो कह रहा हूं मिलना चाहिए। पर मेरा सवाल अभी भी जो बड़ा सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं मिला है। ये संकट काल है और राजनीति हावी है, आप इस बात से कंफर्टेबल हैं क्या? मैं एक बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल 2-2 की जवाब देता हूं। अब सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या अमित शाह जी और नड्डा जी जाके उन दोनों के बीच में रखरखाव करेंगे क्या? वो आपस में संभालेंगे? लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे इसको निपटाया जाए, वो खुद राहुल जी जाके करें ना जो करना। जो बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, बोलने दीजिए। मैं एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, फिर जरूर आचार्य जी बोलेंगे। मगर आचार्य जी ने आज बहुत बड़ा एक कन्फेशन किया है और मुझे आश्चर्य हुआ। आचार्य जी जैसे पढ़े लिखे ज्ञानी गुणी व्यक्ति, आचार्य जी शांति, आचार्य जी मैं बोल लूं, आचार्य जी जैसे ज्ञानी गुणी पढ़ा लिखा व्यक्ति ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी नेशनल चैनल में, मुझे ये विश्वास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा जो लोग बड़े घरानों में पैदा होते हैं वो संघर्ष से नहीं उत्पन्न होते हैं, वो तो कभी भी पार्टी को धोखा दे सकते हैं और वो जमीन के सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा राजघराना कोई है अगर कांग्रेस पार्टी में जो जमीन से वाकिफ नहीं है और जो जड़ है इन सारी प्रॉब्लम्स का, वो तो गांधी परिवार है, द डायनास्टी ऑफ द गांधीज, जिसको मैं द विक्टोरिया फैमिली कहता हूं। राहुल गांधी कौन से संघर्ष से पैदा हुए हैं, प्रियंका जी कौन से संघर्ष से पैदा हुई हैं? वो उस परिवार में पैदा हुए हैं जिस परिवार के पास सब कुछ था। आप जानते थे तो अभी रुक जाइए, नहीं आप जानते थे, जानने के बावजूद भी आपने गड्ढा खोदा और गड्ढे में खुद गिर गए, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है, मगर मैं पूरी कर लूं। दूसरा विषय, संदीप जी आपका जो मूल प्रश्न है कि जनता बड़ी है या हम, मध्य प्रदेश में हमने क्या किया, बाकी राज्यों में हमने क्या किया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल के समय ही कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, वर्चुअल हियरिंग हुई थी मध्य प्रदेश को लेकर, कंटिन्यूइंग था कि मध्य प्रदेश में पैसे दे के खरीद फरोख्त हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब अगर इनको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, केवल गांधी परिवार के कोर्ट पे भरोसा है, तो उसमें कोई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो अब फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही रह गया या यूनाइटेड नेशन में जाकर कंप्लेंट करें, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दूसरी बात, और अंत कर रहा हूं अपनी बात, संदीप भाई आप सोचो जरा, गुजरात जहां कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, आज कांग्रेस की हालत देखिए। हार्दिक पटेल को कल उन्होंने वहां अध्यक्ष बनाया है, हार्दिक पटेल को वहां अध्यक्ष बनाया है। आपको क्या लगता है ये हमने बनवाया है हार्दिक पटेल को वहां अध्यक्ष? ये आज कांग्रेस की परिस्थिति है। उसके बाद आपको तो स्वागत करना चाहिए, आप युवा हैं, 26 साल के लड़के को अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। संवेद नहीं, मैं तो स्वागत कर रहा हूं,
मैं तो स्वागत कर रहा हूं कि वहां हार्दिक पटेल को बनाया, और मैं तो चाहता हूं कि कल तुरंत राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस पार्टी का। वो भी युवा हैं, बहुत अच्छे एनर्जेटिक युवा हैं, इतने दिन तक उनको कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बाहर नहीं रखना चाहिए। तुरंत मैं आचार्य प्रमोद जी से प्रणाम करते हुए कहूंगा, मेरे बड़े भी हैं और राहुल गांधी जी के खास भी हैं, अविलंब राहुल गांधी जी युवा होने के कारण उनको तुरंत सत्ता सौंप दिया जाए और सोनिया जी आराम करें। अब बहुत उन्होंने काम किया है। पर मेरा सवाल देखिए, अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछ रहा हूं इस संकट काल में भी, और संकट काल सिर्फ कोरोना का नहीं है, 8.5 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, और आप तो खुद भोग ही रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं, वीके पॉल बताते हैं 18 मई को खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है 21 मई को फ्लैटन होने लगेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है फ्लैटन हो गया है क्योंकि हमने सही टाइम पर कदम उठा लिए थे। भैया ऐसा फ्लैटन ना हो कि 8.5 लाख, अब 27,000 का भी रोजाना वाला मामला आ गया। ICMR कहता है वैक्सीन बन जाएगी 15 अगस्त तक। हम हेडलाइन हंटिंग कर रहे हैं, आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहे ना। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, संकट काल आज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। संकट काल कांग्रेस के अंदर है। संकट काल आज दो नेताओं के बीच में है, आज से नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस जमाने से है। एक नेता बहुत वर्षों तक अध्यक्ष रहा, अब अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है। दूसरा नेता मुख्यमंत्री है, वो नहीं चाहता है कि वही व्यक्ति अध्यक्ष बने। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। संकट और काल के ग्रास में कांग्रेस ही है, उसके अंदर संकट है, काल के ग्रास में वो है। जहां तक कर्व के फ्लैटन होने की बात है, कांग्रेस का कर्व जो है बहुत समय पहले से फ्लैटन हो गया है, उसको पीक मैं नहीं करा सकता हूं, वो अब डिप होने लगा है। इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लैटन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कोरोना का फ्लैटन नहीं हो रहा ना। देखिए रणदीप सुरजेवाला आरोप क्या लगा रहे हैं, 1 मिनट सुनिए। अगर ये डिबेट कोरोना पे हो रहा है तो मैं भी तैयार हूं। ये डिबेट राजस्थान के राजनीतिक मोड़ को लेके हो रहा है, और मैं सारी जो सेमिलीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो मैं राजस्थान के जो परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं। नहीं, मैं सवाल क्या पूछ दो नेताओं के बीच में हो रहा है। आपने कभी सुना है संदीप जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। हाँ, सुना है कि उसी राज्य के पुलिस ने एक SOG जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, आतंकवादियों का जो निरीक्षण परीक्षण करती है, उसने एक चिट्ठी लिखा हो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखा हो, जिनके अंडर में SOG आती हो, केवल दिखावे के लिए। आपने कभी सुना अगर यही चिट्ठी हमने लिख दिया होता सेंटर से तो अभी तक बवंडर मच गया होता। हमसे आप सवाल पूछ रहे होते कि आप तो अपने लोगों को डरा रहे हैं। अरे आप खुद ही चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने ही डेप्यूटी CM के खिलाफ FIR करने की बात चल रही है और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये तो प्रमोद जी सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछूंगा मैं। 1 मिनट संबित, मेरा सवाल देखिए, मैं जब संकट काल की बात करता हूं, वो चाहे कोरोना का ग्राफ फ्लैटन करने की बात हो या चीनी घुसपैठ की बात है। रणदीप सुरजेवाला सीधा आरोप लगा रहे हैं कोरोना की बात नहीं करोगे, चीनी घुसपैठ की बात नहीं होगी, आप व्यस्त हैं MLA खरीदने में। क्यों, मतलब ये सचिन पायलट जी बिक रहे हैं अपने MLA के साथ? पहले तो ये बता देना। अभी तो मैं सुन रहा था भाई कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, हमारे सारे लोग बहुत सेफ हैं, बहुत बढ़िया है। रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे हैं हम व्यस्त है खरीदने में। मतलब क्या सुरजेवाला जी क्या बोल रहे हैं कि सचिन पायलट अलॉन्ग विद 25 MLAs ये बिकने के लिए मंडी पे आ गए हैं? ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं सुरजेवाला जी। पहले कांग्रेस पार्टी बैठ के आपस में डिसाइड कर ले कि एक जन एक बाइट देगा। कोई बोल रहा है सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, दूसरा बोल रहा है कि बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं। अरे भैया पहले डिसाइड कर लो क्या बोलना है। आप बिकाऊ हो, नहीं हो, कोई खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, फिर आप बताइए। आपस की लड़ाई घर के अंदर सुलटाएं, यहां पर आके लड़ने की हमसे कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अपनी लड़ाई पहले खुद सुलझा लो, समझ लो हो क्या रहा है। और ये बात बिल्कुल दिलचस्प है, ये अपने आप में अहम है, नायाब है कि SOG FIR कर रहा है। FIR में संबित ने जो होम मिनिस्टर की बात कही, मैं बता दूं जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वही गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री के मातहत आता है SOG, वो मुख्यमंत्री को भी समन कर रहा है, उप मुख्यमंत्री को भी। दरअसल सचिन पायलट को वहां बुलाना है, मतलब ये भी नायाब खेल हो रहा है। देखिए, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है संदीप जी जिसमें मतभेद ना होते हो नेताओं में? सब जगह होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का, सत्ताधारी दल का ये फर्ज बनता है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि डोरे डालो, पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो। पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनका बड़ा अपमान हो रहा था, इनके यहाँ आगे तो बड़ा सम्मान हो रहा है। तो चीफ मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं बनाया? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो 9 उनके मिनिस्टर थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां जाकर बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे होंगे। पहली बात। सचिन पायलट को आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बोले कहें
दावा करें ना कि हम सचिन पायलट को बना रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, सरकार तोड़ रहे हैं। आप कभी कहिए ना। सवाल ये है संदीप चौधरी जी, ये हिपोक्रेसी के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। ये मैं बात कर ही नहीं रहा, किसी भी पार्टी में मतभेद नहीं है, मैं ऐसा नहीं मान रहा। लेकिन संबित पात्रा जी ये बताइए, नेशनल चैनल पे संदीप चौधरी जी की को साक्षी रख के उनके सामने ये बात बताइए कि कितना बजट सैंक्शन किया है राजस्थान के लिए, कितना बजट सैंक्शन किया आपने सरकार गिराने को? बताता हूं। नहीं, आप तो 1 से 2,000 की फिगर बता रहे हैं कि 1 से 2,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं। बताता हूं। देखिए संदीप भाई, जब तक राहुल गांधी जी को बजट की आवश्यकता नहीं है, जनता से कहें कि हम दीनदयाल उपाध्याय की बीजेपी नहीं है। ठीक है, मुझे पूरा कर लेते, फिर आप बोलिएगा पूरा ढंग से। अच्छा ठीक है आचार्य जी, हाँ 20 सेकंड, उसके बाद 1 मिनट संबित के लिए क्लोज करना है मुझे। कहिए कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली भाजपा नहीं है। ठीक है आप कहिए संबित। कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है जो राजनीतिक शुचिता की बात करती थी। आप कहिए ना, खुल के कहिएगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपके हाथ में सत्ता है, आप कह दीजिएगा सारी कांग्रेस की सरकारों को हम गिराते हैं, कह दीजिएगा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं है। 1 मिनट संबित, 40 सेकंड है आपके पास। तुम्हें मुझसे सिर्फ संबित पात्रा स्क्रीन पर। संबित, आप दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं है, आप वाजपेयी की भाजपा नहीं है। यू आर नो लॉन्गर अ पार्टी विद द डिफरेंस जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी। 40 सेकंड्स कंक्लूडिंग कमेंट। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की, शेरो शायरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत प्लेन मामला है। बच्चा फेल हो गया है, फेल होके घर आता है ना, तो उसको पूरी दुनिया खराब दिखाई देती है। वो ये नहीं कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, वो कहता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था, बगल वाला चिट भी लेके आया था, मैडम ने मुझे लिखने का पूरा टाइम नहीं दिया, बाकी लोगों को 3 घंटे दिए, मुझे कि 1 घंटे में मेरा पर्चा छीन के ले गए, मेरा इंक गिर गया था, पेन में स्याही नहीं थी। ये सारा कुछ बच्चा कहता है क्योंकि बच्चा फेल हो जाता है। कांग्रेस में बच्चा फेल हो गया है, और जब तक एक फेल बच्चे को आप जबरदस्ती पास कराने की कोशिश करते रहोगे, सारे घोड़े भाग जाएंगे अस्तबल से, कोई घोड़ों को रोक नहीं सकता है। पास और फेल का क्या पैमाना? अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट दे देता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, और ये हमने बहस की, बल्कि मैं कहूंगा चर्चा। हम बहस तो नहीं करते हैं, चर्चा की। लेकिन अब पैमाना, फेल होने और सक्सीड करने का पैमाना क्या राजनीतिक आंकड़े हो गए हैं या देश कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। आज के लिए इस संडे स्पेशल में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।